तत्र राजा शीलनिधिर्नाम ऐश्वर्यसमन्वितः सुता स्वयंवरोद्युक्तः महोत्सवसमन्वितः। प्रिय दर्शकों नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने सोमवार के कार्यक्रम में। जैसे कि आप लोग मेरे नियमित दर्शक हैं और जानते हैं कि वार के हिसाब से मैं विभिन्न ग्रहों के बारे में आपसे इस प्राइम चैनल पे आपसे चर्चा करता हूँ। आज सोमवार है और आज का वार चंद्रमा को समर्पित है। चंद्रदेव हमारे शरीर के अंदर भी स्थित है। जो हमारे पूर्व के आचार्य हुए उन्होंने बाह्य चंद्रमा से हमारे अंदर बैठे चंद्रमा का भेद जाना। हमारे अंदर बैठे चंद्रमा से बाह्य जो चंद्रमा आकाश मंडल में भ्रमण कर रहे हैं उनका संपर्क बनाया और एक दूसरे को एक के दूसरे को जैसा पाया। जैसे हमारे शरीर में जो रक्त प्रवाह है जो निरंतर गतिमान है, वैसे ही चंद्रमा, वैसे तो सारे गतिमान हैं पर बड़ी तीव्र गति से चलने वाले हैं चंद्रमा। जैसे हमारे शरीर में रक्त जो तरल पदार्थ के रूप में हमारे शरीर में विद्यमान है, उपस्थित है, और ये हमारे वर्तमान को फोकस करते हैं चंद्रमा, क्योंकि इनसे ही इनको सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ग्रहों में सबसे पहले नंबर पे रखा गया है। तो आज का कार्यक्रम विशेषतया चंद्रमा के ऊपर ही केंद्रित रहेगा। विशेषतया आज के कार्यक्रम में मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि आप सिर्फ चंद्रमा को ठीक कर लीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। शास्त्रकार लिखते हैं आश्रित्य चंद्रस्य बला बलानी ग्रहा प्रयक्षन्ति शुभाशुभानि। इसका अर्थ होता है कि चंद्रमा पे सारे ग्रहों का बल आश्रित होता है और सारे ही ग्रह अपना फल देने के पहले चंद्रमा के तरफ देखते हैं। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम के आरंभ में जो मैंने श्लोक पढ़ा है वो शिव पुराण का है, जिसका अर्थ कार्यक्रम के अंतिम हिस्से में बताऊंगा। पर बात मुख्य बिंदु की करते हैं। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा बहुत अच्छी स्थिति में बैठे हैं, जैसे लग्न में, चतुर्थ में, द्वितीय में, कई बार तो तृतीय और पंचम में, मतलब आरंभ से लेकर के पंचम भाव तक, लग्न से लेकर के पंचम भाव तक, और इधर आपको दशम और एकादशवें में, विशेषतया एकादशवें में, तो ये आपको भाग्यशाली बनाते हैं। और अगर आप अपने चंद्रमा को ठीक कर लेते हैं तो जितने भी बाकी के ग्रह हैं वो सारे स्वतः धीरे धीरे ठीक हो जाते हैं। अगर आप व्यवहारिक धरातल पे चंद्रमा के बारे में विचार करते हैं तो मैंने जैसे पूर्व में कहा कि चंद्रमा से वर्तमान का विचार किया जाता है। आपके दैनिक दिनचर्या के पोषक और वाहक होते हैं चंद्रमा। जहां चंद्रमा से वर्तमान, वहीं सूर्य से भविष्य और राहु से भूतकाल का विचार किया जाता है। ऐसा कोई आवश्यक नहीं है कि अगर हमारी कुंडली में चंद्रमा अगर बलवान होकर बैठे हैं और सारे ग्रह थोड़े कमज़ोर हैं तो ये बात निश्चित रूप से स्वीकार करने योग्य है कि आपकी कुंडली के बाकी ग्रह भी आपके अनुकूल हो सकते हैं। बस आप अपने चंद्रमा को मेंटेन करके रख लीजिए। किसी भी स्थिति में अगर आपकी कुंडली के चंद्रमा बलवान होकर बैठे हैं तो आपको कहीं से भी वो कमज़ोर नहीं पड़ने देते हैं। जैसे लग्न में बैठे चंद्रमा व्यक्ति को सुंदर बना देते हैं। धन भाव के चंद्रमा व्यक्ति को ग्रंथों का अधिकारी बना देते हैं। तृतीय भाव के चंद्रमा व्यक्ति को सुखी और धार्मिक बना देते हैं। चतुर्थ स्थान के चंद्रमा व्यक्ति को निर्णायक बना देते हैं। इतना ही नहीं, उसका मन और बुद्धि और चित्त बिल्कुल ही व्यवस्थित है। पंचम भाव के चंद्रमा व्यक्ति को ज्ञानी और सुखी बना देते हैं। छठवें भाव के चंद्रमा व्यक्ति को शत्रुओं से जीतने वाला बना देते हैं। सप्तम स्थान के चंद्रमा व्यक्ति को व्यापारी बनाते हैं। अष्टम स्थान के चंद्रमा व्यक्ति को निष्णात बनाते हैं। नवम स्थान के चंद्रमा व्यक्ति को मन बुद्धि के बदलाव या बदलने वाला बना देते हैं। दशम स्थान के चंद्रमा महान व्यापारी, महान राजनीतिज्ञ और राजनीति करने वाला और सरकारी क्षेत्रों से लाभ कमाने वाला बना देते हैं।
एकादशवें भाव के चंद्रमा पूछ पूछ करके आपकी इच्छाओं की पूर्ति करवाते हैं, जबकि 12वें भाव के चंद्रमा आपके स्वास्थ्य को और आपकी व्यथा को बढ़ाने वाले हो जाते हैं। ये तो भाव की बात रही। पर बात क्या है कि अगर आप सिर्फ अपने चंद्रमा पे फोकस करें तो ये जानते हैं कि शुक्ल पक्ष के अष्टमी तिथि से लेकर के और कृष्ण पक्ष के सप्तमी तिथि तक के चंद्रमा शुभग्रह होते हैं। इसमें शुक्ल पक्ष के दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा तक के चंद्रमा पूर्णतया बलवान, पूर्ण बली कहे गए हैं। सूर्य और चंद्रमा को प्रकाशक ग्रहों की संज्ञा दी गई है। बाकी इसके अतिरिक्त मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि पंच ताराग्रह कहे गए हैं, जबकि राहु और केतु को छायाग्रह कहा गया है। चूंकि चंद्रमा प्रत्येक 27वें दिन एक एक नक्षत्र को, मतलब एक नक्षत्र को एक दिन में पार कर जाते हैं और लगभग 2 सवा 2 दिन में ये एक राशि को भी पार कर जाते हैं। परंतु ये बात इसी तरीके से हमारे जीवन से साम्य रख जाती है कि हमारा वर्तमान इनसे ही कनेक्ट करता है, और वो इसलिए कनेक्ट करता है क्योंकि ये पृथ्वी के सबसे निकटस्थ स्थापित उपग्रहों में से एक हैं, या नज़दीक के ग्रहों में सबसे ज़्यादा निकट यही ग्रह हैं। ये चूँकि सूर्य और चंद्रमा सबसे निकट हमारे हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि इनका सबसे ज़्यादा व्यापक प्रभाव हमारे शरीर और हमारे मन स्थिति पर पड़ता है। समुद्र के ज्वार भाटा जिस तरीके से प्रभावित होते हैं समुद्र में स्थित जल, वैसे ही हमारे मन की गति भी इनसे कहीं ना कहीं प्रभावित होती रहती है। नियमित दिनचर्या का पालन आपके चंद्रमा को व्यवस्थित करने का प्रधान साधन हो सकता है। सूर्योदय से कम 1 सवा घंटे पहले जग जाइए। इससे आपके सूर्य भी ठीक होंगे और चंद्रमा भी ठीक होंगे। किसी भी स्थिति में चंद्रमा मारक दोषों से युक्त नहीं होते हैं जब तक कि उनके ऊपर शनि, मंगल, राहु, केतु का प्रभाव नहीं पड़ता है। कई बार तो ये इनसे प्रभावित होने के बावजूद भी मारक प्रभाव नहीं देते हैं, बस ये उसमें सहायता मात्र करते हैं। प्रधान मारक ग्रह के रूप में सूर्य और चंद्रमा कभी भी उपस्थित नहीं होते हैं, या न तो खुद को करते हैं। चंद्रमा को व्यवस्थित और शुद्ध करने का एकमात्र सबसे सरल उपाय है अपने आप को नियमित दिनचर्या में ढालना। चाहे आप जो कुछ भी काम करते हो, 8 बजे से पहले सूर्य को अर्घ आवश्यक रूप से दे देना चाहिए। सुबह 8 बजे से पहले किसी भी स्थिति में सूर्य को अर्घ दे दीजिए। चंद्रमा को ठीक करना हो, और अगर आपकी कुंडली में वो अष्टम, 12वें, तीसरे, 7वें, दूसरे और 6वें भाव में बैठे हैं और पापक ग्रह के प्रभाव में हैं, तो आपको सबसे ज़्यादा अपने जल पे काम करने की आवश्यकता है। आपके शरीर के अंदर उपस्थित जल, ताकि उसमें जल का जो जल पीते हैं, जो जल आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसको शुद्ध करने की आवश्यकता है। उसको अशुद्ध अवस्था में मत पीजिए। दिनचर्या का पालन हो गया, सूर्य अर्घ हो गया, अपने जल को काम करिए, जल को संचित अच्छे से उसका ट्रीट करिए, उसको शुद्ध बनाइए, प्रदूषित जल का सेवन ना करिए। नियमित दिनचर्या का पालन मैंने बता ही दिया। और इसके अतिरिक्त आपके संबंध आपके माता और पिता से ठीक होने चाहिए। मन को शांत करें, प्राणायाम का प्रयोग करें। प्राणायाम का होता रहे जीवन में, प्राणायाम आवश्यक रूप से होता रहे। जितना ज़्यादा हो सके अपने मन को शांत करने के लिए शीत प्रधान वातावरण में अपने आप को रखने की आवश्यकता करनी चाहिए, या ध्यान रखने की आवश्यकता है कि आप ठंडी चीज़ों से अपने आप को सराबोर करके रखें, गर्माहट से दूर रहें। इसका अर्थ ये नहीं है कि अगर हमारी कुंडली में चंद्रमा कमज़ोर है तो हम और भी ज़्यादा ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल करें। कहने का अर्थ है कि हम अपने मन को कैसे शांत कर सकते हैं, कैसे अपने उष्णता को कम कर सकते हैं, हमें इस पे फोकस बढ़ाने की आवश्यकता है। जन्म कुंडली के चंद्रमा अगर आपकी कुंडली में ठीक बैठे हैं तो आपको कहीं से भी ये पराजित नहीं होने देते हैं। और ऐसा क्यों? क्योंकि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। बात है ना। आपका मन कितना मजबूत है, कितनी मजबूती से आप किसी भी चीज़ का विरोध करते हैं, और आपकी लड़ाई स्वयं से तो नहीं है। जिसकी व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा कमज़ोर होते हैं वो स्वयं से ही लड़ता देखा जाता है। जिस व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा मजबूत होते हैं उसके घर पे कभी भी वैद्य नहीं आते, उसका शरीर सदैव स्वस्थ बना रहता है। चंद्रमा से इम्यून को देखा जाता है, आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता को चंद्रमा से ही विचार किया जाता है। और जितना ज़्यादा हो सके अपने आप को बांधने की आवश्यकता है, बिखारने की आवश्यकता नहीं है। बिखरिए मत, मति बुद्धि को शांत रखिए।
जितना ज़्यादा हो सके अपने आप को बेहतरीन बनाने की आवश्यकता है। जिस व्यक्ति के जीवन में ना चंद्रमा कमज़ोर होंगे, जिस व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा कमज़ोर होंगे, वो दूसरों से ईर्ष्यालु प्रवृत्ति रखने वाला होता है। ईर्ष्या है, द्वेष है, छल है, कपट है, मोह है, मात्सर्य है, आलस्य है, कृपणता है, कठोरता है, निर्दयता है, अनुशासन नहीं है, कंटिन्यूटी नहीं है, और वो प्रायः जल रहा है दूसरों की प्रगति को देख करके। ऐसे चंद्रमा वाले होते हैं। जिस व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा कमज़ोर होंगे, वो दूसरों की प्रगति को देख करके उसके मन छलनी हो जाते हैं, और वो प्रायः अपने आप को ही सिद्ध सिंहासन पर बैठता हुआ देखना चाहता है। जबकि जिसके चंद्रमा बलिष्ठ हैं, उसका झगड़ा किसी से नहीं होता, उसके मन में कोई भी वैर नहीं होता, उसका हृदय पटल बड़ा साफ है, एकदम शीशे की तरह उसका मैदान बिल्कुल साफ है, कोई झगड़ा लड़ाई फसाद नहीं है, एकदम बिल्कुल स्पष्ट है वो। और जिस व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा कमज़ोर है, वो स्पष्टवादी नहीं है, वो भ्रमित है, उसको निरंतर कोई ना कोई चिंता परेशान कर ही रही है, क्योंकि उसका झगड़ा स्वयं से ही है, वो नियमित है ही नहीं, तो सामने वाले को कैसे नियमित होने का संदेश दे सकता है। तो मेरे कहने का अर्थ है, यहाँ आपकी मति बुद्धि बार बार बदल रही है, आप भ्रमित हो रहे हैं, आपकी चिंताएं छोटी हैं पर आप उसको बड़ा बना रहे हैं। छोटी बात का बतंगड़ बना देना, छोटी सी बात को बड़ा बना देना, ये सब चीज़ें हैं। जहाँ से आप बिल्कुल ही शांत होते हैं, वहाँ से चंद्रमा का विचार किया जाता है। जहाँ पे कोई तरंग नहीं है, बिल्कुल ही शांत है, झील एकदम शांत है, जैसे वैसे ही ये आपका चंद्रमा है। चतुर्थ स्थान में वो दिग्बली होते हैं। ध्यान रखिए, वो उत्तर दिशा होती है जन्म कुंडली का, वो उत्तरी क्षेत्र होता है। उत्तरी क्षेत्र पे ही तो हिमालय विराजमान है, जहाँ जल की विशाल राशि विराजमान है, जहाँ से समुद्रों में जल पहुँचता है, वापस वो वायुमंडल में वाष्प के द्वारा, सूर्य के द्वारा शोषित होता है, और बादलों के रूप में फिर से वो जल को फिर से उसमें उसी मार्ग से वो नदियों के माध्यम से वापस वो समुद्रों में जाता है। उत्तरी दिशा में चंद्रमा बलवान होते हैं। चंद्रमा जो हैं वो इतने महत्वपूर्ण होते हैं कि आपकी जन्म कुंडली के सारे ग्रह एक तरफ उच्च के क्यों ना बैठे हों, अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा कमज़ोर हैं तो वो सारे के सारे उच्च के ग्रह धरे के धरे रह जाएंगे। इस वजह से भगवान, ये बात हमेशा याद रखिएगा कि अगर आपने चंद्रमा को संतुलित कर लिया तो आपके सारे ग्रह संतुलित हो गए, और आपको बिल्कुल भी जरा सा भी कोई भी चिंता आपको बहुत ज़्यादा नहीं सताएगी, आप मस्त रहने वाले हो जाएंगे। कई बार लोग ये कहते हैं कि शुक्र को ठीक करना हो तो शराब का सेवन कर दीजिए। ऐसा नहीं है, जितना शुद्ध हो सके उतना भोजन करिए। अपने भोजन को ज़्यादा लिक्विड बना करके अंदर जाइए, मतलब उसको पेस्ट बना लीजिए। जितना ज़्यादा शीत चीज़ें, ठंडी चीज़ें और गर्म चीज़ों से अपने आप को बचा करके रखिए। गर्माहट ना हो शरीर में, एकदम शांत हो, प्राणायाम होता रहे, शरीर में और दिमाग में ऑक्सीजन की कमी ना हो, अस्थमा ना हो। मतलब आपको बैलेंस करना होगा कि आप ठंडी और चीज़ें और गर्म चीज़ों में कितना अपने आप को संतुलित कर पाते हैं। इसका अर्थ चंद्रमा शीतलता के सूचक हैं। इसका अर्थ ये है कि आपको अपने शरीर में गर्माहट और शीतलता दोनों को बैलेंस करना होगा। अगर वो कमज़ोर है मतलब इम्यून कमज़ोर है, शरीर ठंडा है तो थोड़ा गर्म दीजिए। अगर वो मजबूत हैं और सूर्य मजबूत है, इसका अर्थ है कि आपको बैलेंस करने की आवश्यकता है। बहुत ध्यान से समझें। तो ये है हमारी कुंडली के चंद्रमा, जहाँ से रूटीन का विचार किया जाता है। जो स्वस्थ है वही रूटीन में है, और जो अस्वस्थ है वो रूटीन में नहीं है, और वो इसलिए अस्वस्थ है क्योंकि वो रूटीन में नहीं है। क्लियर है? चंद्रमा जब कभी भी गुरु से दृष्ट हो, गुरु से केंद्र में हो, शुक्र से दृष्ट हो, शुक्र से केंद्र में हो। मान लीजिए शुक्र यहाँ बैठे हैं, चंद्रमा यहाँ बैठे हैं, गुरु यहाँ बैठे हैं, चंद्रमा यहाँ बैठे हैं, चंद्रमा यहाँ बैठे हैं, गुरु यहाँ बैठे हैं, चंद्रमा यहाँ बैठे हैं, शुक्र यहाँ बैठे हैं, चंद्रमा यहाँ बैठे हैं, शुक्र यहाँ बैठे हैं। मतलब शुक्र और गुरु का संबंध है चंद्रमा से, तो आपको यशस्वी बनाएंगे, आपको अच्छे पद पे लेके चले जाएंगे, आपके ज्ञान से लोग प्रभावित होंगे, आप आयुर्वेद के समझने वाले, आयुर्वेद को जानने वाले होंगे, आप रासायनिक चीज़ों के बैलेंस को जानने वाले होंगे। इतना सारा संबंध चंद्रमा का। धरती पे जितने भी तरल पदार्थ हैं वो सब चंद्रमा के अंतर्गत आते हैं। व्यापार में तरलता होती है, लिक्विडिटी। चंद्रमा जितने भी शैतल्य से जितनी भी बीमारियां होती हैं वो सब चंद्रमा से आती हैं, शीत के कारक होते हैं।
बर्फ, आपका व्यवहार, आपका मन बुद्धि चित्त बदल रहा है। पारिवारिक माहौल, जिसकी कुंडली में चंद्रमा कमजोर होता है उसका परिवार टूटता रहता है या पारिवारिक माहौल गड़बड़ होता है, परिवार में भेद बना रहता है। पत्नी अपने हिसाब से, बच्चे अपने हिसाब से, आप अपने हिसाब से, बच्चा अपने हिसाब से, उसका परिवार स्थिर नहीं हो पाता, एक बेंच एक टेबल पे लोग इकट्ठा नहीं हो पाते। और उसकी कुंडली में इस वजह से, क्योंकि वो प्रधान है घर का और उसकी कुंडली में चंद्रमा कमजोर है। तो अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा कमजोर हैं तो एकादशी कर सकते हैं, पूर्णिमा कर सकते हैं, और सबसे बढ़िया उपाय चंद्रमा को ठीक करने का, पूर्णिमा का व्रत, गुड़ का खीर बनाइए और चंद्रमा को देख करके दूध से अर्घ दीजिए और भगवान ठाकुर जी को अर्पित करिए और वही खीर खा जाइए, उसका भक्षण करिए प्रसाद भगवान का समझ करके। इससे आपके चंद्रमा निरंतरता से ठीक होंगे। दूसरे नंबर पे अगर आप चंद्रमा को ठीक करना चाहते हैं तो प्रदोष व्रत कर सकते हैं और शिव जी के सहस्त्रार्चन से आपको बड़ा लाभ होगा। शिव जी को जल, दूध, शहद, ईख का रस, गन्ने का रस आदि भी आपको अर्पित करना चाहिए, इससे भी आपके चंद्रमा संतुलित होंगे। चांदी का बर्तन, चांदी के बर्तनों का इस्तेमाल, चांदी का दान, चांदी की चेन, मोती आदि धारण करने से भी आपके चंद्रमा ठीक हो जाते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जिससे चंद्रमा संतुलित और व्यवहार में मजबूत होते देखे गए हैं वो आपके नियमित दिनचर्या से, गाय की सेवा से भी चंद्रमा ठीक होते हैं। जामुन के वृक्ष लगाने से चंद्रमा ठीक हो जाते हैं। पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करने से भी चंद्रमा को बल मिलता है। अब आइए, कार्यक्रम के आरंभ में जो मैंने श्लोक पढ़ा था उसका अर्थ बड़ा विचारणीय है। राजा जो थे उनका नाम था शीलनिधि। नारद जी घूमते 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 घूमते, चूंकि अब भगवान हरि ने अपनी माया रच डाली थी और बड़ा ही विस्तृत एक कई योजन का एक सुंदर नगर बना दिया, और उस नगर के राजा की बिटिया जो परम सुंदरी थी उनके विवाह की माया रच डाली कि इनका स्वयंवर होने वाला है। घूमते 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 नारद जी उस साम्राज्य के राजा शीलनिधि के पास जाते हैं। जब उनका दर्शन होता है तो शीलनिधि उनका स्वागत करते हैं नारद जी का। फिर उनसे कहते हैं कि हे ब्राह्मण देवता, आप मेरी इस एकमात्र पुत्री के विवाह के बारे में चिंतन करिए, चूंकि आप ज्योतिषी भी हैं। नारद जी के दिमाग में ये बात आने लगती है कि ये परम सुंदरी, परम सौभाग्यवती, ये इतनी सुंदर जो कुमारी है ये मुझे कैसे प्राप्त होगी, इसका वर्ण, ये मेरा वर्ण कैसे कर सकती है, इसकी हथेली मेरे हथेली में कैसे आ सकती है। चूंकि भगवान ने माया रच दी थी, नारद जी उसमें उलझ रहे थे और ये उनको बिल्कुल भी पता नहीं था। आगे क्या होता है कल के कार्यक्रम में जानेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।